जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं ऐसा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने मॉडर्न हिस्ट्री की दूसरी क्लास लेकर आए हुए हैं। इसके पहले भी मैं कई क्लास करा चुका हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री में जो कार्नेटिक वार कर्नाटक युद्ध हम लोग पढ़ रहे थे, उसी कर्नाटक युद्ध में हम लोग दूसरा कर्नाटक युद्ध आज पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहली वाली क्लास में हम लोग बच्चों कर्नाटक युद्ध के पहला कर्नाटक युद्ध पढ़ चुके थे और क्योंकि 3 कर्नाटक के युद्ध हुए थे जो कि इंग्लैंड मतलब ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में हुए थे। फ्रेंच आर्मी, फ्रेंच जो उससे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन दोनों के बीच में हुए थे। तो वही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले मैंने कई सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी मॉडर्न हिस्ट्री पर, जो कि बहुत एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद भी मैं इसके पहले जब मैं बता रहा था आपको बच्चों की कैसे हम लोग स्टार्ट किए थे, कैसे पुर्तगाली भारत आए, कैसे फिर इसके बाद डच आए, फिर इसके बाद फ्रेंच आए और ब्रिटिश आए, फिर डेनिश आए, फिर डच आए, फिर फ्रेंच आए, फिर स्वीडिश आए। तो वो मैंने तरीका सारे कॉन्सेप्ट मतलब बेसिकली जो कॉन्सेप्ट जिससे समझना है वो मैं बता चुका था पिछली क्लास में। अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। आप हमारे विनाल अकेडमी चैनल में जाके विजिट करेंगे। वहाँ पे सारी क्लासें आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से मिलेंगी। ये नहीं कि इधर उधर क्लास पड़ी रहेंगी, प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको क्लासें मिल जाएंगी बच्चों। वहाँ पे आप जाके 1 बाय 1 देख लीजिएगा। तकरीबन 4 क्लासें हो चुकी हैं। इसके पहले मैंने स्टार्टिंग में जो बताया था, बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, कैसे फ्रेंच क्या क्या वॉर हुए, कौन कौन सी कंपनियाँ उन्होंने कौन कौन सी पहली कंपनी बनाई, सूरत में आके पहली कंपनी बनाई कि मछलीपट्टनम बनाई, ऑफिशियल अनऑफिशियल, क्योंकि कई बार प्रश्न आता है कि उनकी अंग्रेज़ों ने सबसे पहले कहाँ पर अपनी व्यापारिक फैक्ट्री बनाई। मछलीपट्टनम का नाम आता है, लेकिन वो अनऑफिशियल थी, मतलब आधिकारिक तौर पर नहीं थी, क्योंकि आधिकारिक तौर पर तब मानी गई जब वहाँ पर उन्होंने जाकर मुग़ल के राजा से उन्होंने फरमान जारी करवाया था। इसके बाद जो उन्होंने कंपनी खोली थी, व्यापारिक फैक्ट्री खोली थी सूरत में, वो उनकी पहली फैक्ट्री मानी जाती। क्या रीज़न था, क्या कारण था, सारा मैंने जो है पिछली क्लास में डिस्कस किया हुआ है। आज यहाँ पे डिस्कस नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग केवल कार्नेटिक युद्ध के बारे में, जो कर्नाटक का द्वितीय युद्ध है और तृतीय युद्ध, जो बचे हुए 2 युद्ध हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। आखिर किस रीजन से कर्नाटक युद्ध में फ्रेंच पहले जीतता है, फिर हारता है, और ब्रिटिश जो है 2 युद्ध में जीत जाता है, क्योंकि एक ड्रॉ हो जाता है। फिर दूसरे युद्ध में फिर जो क्या रहता है कि वो पूरी तरह से वांडीवास का जो वॉर होता है 1760 में, उसमें पूरी तरह से क्या करते हैं, ब्रिटिश फ्रेंच को हरा देता है। फ्रेंच का एक सपना होता है कि हम जाकर भारत में व्यापार करने के माध्यम से जाएंगे। ऑफिशियल इनकी मतलब ये जो रहती है, जैसे जब ब्रिटिश आते हैं तो उस समय ये लोग एडवेंचर्स, इनकी एक ग्रुप रहता है, मार्चेंट ग्रुप रहता है, वो एक प्रकार का प्राइवेट ग्रुप बन के आता है, ठीक है, प्राइवेट व्यापारी बन के आते हैं। लेकिन जब ये फ्रेंच आते हैं तो ये जो है गवर्नमेंट, पूरी तरह से गवर्नमेंट रहते हैं। तो पूछता है कहीं प्रश्न कि कौन सी ऐसी कंपनी थी जो गवर्नमेंट मतलब ऑफिशियल मतलब एक प्रकार की सरकारी कंपनी बन के भारत आई थी व्यापार करने के उद्देश्य से, तो फ्रेंच कंपनी थी, ठीक है। तो वहाँ पे जब ये आते हैं तो इनका सपना रहता है कि हम जाके भारत में व्यापार करेंगे, वहाँ से ब्रिटिश को हटा देंगे, क्योंकि बाद में आए थे फ्रेंच। ब्रिटिश को जो टक्कर दिए थे वाकई में वो फ्रेंच ही दिए थे, लेकिन कुछ कारण की वजह से, कुछ इनकी बेवकूफ़ी की वजह से बोल सकते हैं फ्रेंच की, ये अपने जो है माध्यम मतलब अपने रास्ते से भटक गए, और भटकने के बाद इनको सीधा वापस भारत छोड़ के जाना ही पड़ा, ठीक है। मतलब एक छोटे से क्षेत्र में ये संकुचित होकर रह गए, कौन, फ्रेंच। लेकिन इनका जब स्टार्टिंग में जब आप फ्रेंच का फर्स्ट मतलब ब्रिटिश जब ये आए, इनका देखा, मैंने बताया सारी चीज़ें कर्नाटक युद्ध में देख रहे हैं, सेकेंड वॉर में भी आप देखेंगे कि कैसे अपनी चीज़ों को बढ़ा रहे हैं, कैसे इनका सपना बढ़ रहा है। आपने देखा कि फर्स्ट कर्नाटक वॉर में हमने यही देखा था कि वो आए, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा, उन्होंने जो है अपने दोस्त से हेल्प मांगी, मॉरिशस के जो उनका दोस्त था उससे शिप मांगी। इससे के बाद इन्होंने मद्रास पर आक्रमण करके इसको कैप्चर कर लिया था, तो उनका सपना पूरा हुआ। वहाँ पर जो है जब मैं बताया था कि वहाँ के जरा नवाब ने उनसे कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो लेकिन वहाँ पे उनकी बात को सुना नहीं गया, और बाद में क्या हुआ, बाद में उनकी अनवरुद्दीन को समझाया गया कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है। उसको कई तरीके से समझा बुझा के जो है बता दिया गया कि नहीं ये हमारे कब्जे में आ चुका है, हम इसको आप नहीं देंगे। तो वहाँ पे भी ब्रिटिश गुस्सा हो जाते हैं और फ्रेंच थोड़ा सा खुशी रहते हैं, कॉन्फिडेंस उनका बढ़ चुका होता है। तो जब फर्स्ट कार्नेटिक वॉर वो जीत चुके होते हैं, क्योंकि उधर क्या रहता है कि जो अड्यार 1746 में अड्यार का जो युद्ध होता है, ठीक, उसमें क्या रहता है, ये लोग उसको अड्यार के युद्ध में ये जो वहाँ के निज़ाम रहते हैं, वहाँ कर्नाटक रीजन का जो नवाब रहता है उसको हरा चुके होते हैं। और इस 1746 में अड्यार का युद्ध होता है, मद्रास अड्यार का, तो वहाँ पे ये लोग जीत चुके होते हैं, इनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ चुका होता है, क्योंकि उससे अनवरुद्दीन की सेना जो रहती है 10,000 रहती है,
और इनकी 1000 सेना रहती है, उसको हरा देते हैं बड़े अपने रणनीतिक तरीके से, बड़े टैक्टिक अपनी तकनीकी स्ट्रेटजी बना के, और अच्छे उनके पास लड़ाकू होते हैं, लड़ाके होते हैं, उनके पास अच्छी तकनीकी होती है, उनके पास अच्छे तरीके होते हैं युद्ध करने के। एक योद्धा 10 योद्धा के बराबर, इस हिसाब से वो हरा देते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और वहाँ पे पता चल जाता है दोनों को, ब्रिटिश और फ्रेंच को, कि यहाँ पे प्रिंसेस के पास, जो यहाँ के लोकल रीजनल प्रिंसेस हैं, उनके पास पावर तो है, मतलब संख्या है लोगों की, लेकिन वो बस बेवकूफ़, मतलब एक प्रकार की भूसे के तरीके भरे हुए हैं, लेकिन उनके गुण नहीं, लड़ने का तरीका नहीं पता है। तो वो उनका फ़ायदा उठाते हैं। और वहाँ के प्रिंसेस जो रहते हैं लोकल के, उनको समझ में आ जाता है कि ताकतवर इस समय फ्रेंच हैं, तो फ्रेंच अपनी उस समय ताकत दूसरों को दिखाने में सक्षम हो जाता है। ठीक है, तो उस समय तक फर्स्ट वार तक क्या रहता है कि जब जीत जाता है डुप्लेक्स, क्योंकि उस समय डुप्लेक्स रहता है, डुप्लेक्स क्या रहता है जब जीतता है फर्स्ट वॉर, कार्नेटिक वॉर, जो कब से कब तक होता है मैंने आपको बताया था, 1742 से होता है 1747 तक होता है। तो ये मैंने आपको शायद पिछली बार बताया था, सॉरी 1746 से 1748 तक ये होता है, 1748 तक ये वॉर होता है। इसके बाद 1744 से 54 तक सेकेंड कार्नेटिक वॉर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, सेकेंड कार्नेटिक वॉर ये स्टार्ट हो चुका हो। 1749 से 54 तक क्या होता है, सेकेंड कार्नेटिक वॉर होता है। और 1756 से 63 तक थर्ड कार्नेटिक वॉर होता है। 1756 या 54 कहीं लिखा रहता है, 63 तक वॉर होता है। पहला क्या होता है 1744 से, कहीं पर 1746 भी लिखा रहता है, और 1748 तक वॉर होता है। ये भी याद रखना है आपको, क्योंकि ऑप्शन में मिलाने के लिए आ जाता है। पहला युद्ध कैसे समाप्त होता है, एक्सला चैपल की संधि होती है। कौन सा, ऑस्ट्रिया का वॉर जो होता है, ठीक है, जो यूरोप में वॉर चल रहा होता है, उसी का परिणाम यहाँ भारत में देखने को मिलता है। सेकेंड वॉर में तो कोई ऐसा रीजन नहीं आएगा, क्योंकि इसमें जो है अब क्या होगा कि मैं बताऊंगा आपको बच्चों कैसे ये लोग रीजन में, क्योंकि थर्ड वॉर में तो वहाँ पे जो 7 वर्षीय सप्तवर्षीय युद्ध होता है, 7 वर्षीय जो वॉर हुआ करता है कहाँ पे, मतलब यूरोप में, ठीक है, उसका प्रभाव भारत में ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में देखने को मिलता है इनडायरेक्टली। ठीक है ना, तो यहाँ पे डायरेक्टली, अब यहाँ पे क्या होगा, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, लेकिन थर्ड वर्ल्ड वॉर में ये इन्वॉल्व नहीं होंगे। लेकिन किसी कारणवश कैसे, जब वहाँ पे यूरोप में युद्ध होगा तो यहाँ पे भी ये क्या हो जाएंगे आपस में एक दूसरे के सामने आ जाएंगे और लड़ना प्रारंभ कर देते हैं। वो भी हम बात करने वाले हैं। तो आज की क्लास को हमने स्टार्ट करने से पहले एक थोड़ा सा छोटे से मोटिवेशन थॉट से स्टार्ट करेंगे। किसी ने बड़ा खूब कहा है बच्चों कि एक मोटिवेशन थॉट क्या होता है, बच्चे के अंदर पॉजिटिविटी का जो पॉजिटिव होता है उसको जनरेट कर देता है। तो बस बच्चा ये सोचता है कि नहीं अब जो कुछ हो जाएगा, अब हम जो है अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, हो जाएगा। क्योंकि क्या है बच्चे, इसी उम्र में अगर आप जब कुछ कर गए तो आगे सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि अगर यहीं भटक गए तो आपको फिर कुछ होने वाला नहीं है। तो अभी बच्चों जो है मन लगा के यहीं पे पढ़ना है और हमें कुछ करके दिखाना है, अपने माँ बाप का जो है सपना पूरा करना है। तो उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े। उड़ान परिश्रम हमें करना है, लगातार परीक्षा देते रहना है। एक बार फेल होंगे, 2 बार फेल होंगे, 4। उड़ान तो भरना, चाहे कई बार उड़ना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से ही लड़ना पड़े। याद रखिए बच्चों, कई बार होता है खुद से भी लड़ना पड़ता है। बच्चों आप कमज़ोर हो जाते हैं, खुद से अपने आप को फील करते हैं, इन्फीरियोरिटी फील करते हैं, हीनता महसूस होती है कि यार अब नहीं हो पाएगा। जैसे अभी क्या होगा कि जो प्रिंसेस रहेंगे थर्ड वॉर के बाद, प्रिंसेस को इन्फीरियोरिटी महसूस होगी, हीनता महसूस हो जाएगी कि यार बताइए फ्रेंच और ब्रिटिश दोनों लड़े, फ्रेंच को हरा दिया गया, ब्रिटिश जीत गए। क्योंकि फ्रेंच पहले ताकतवर थे, जो 10,000 सेना को 1,000 लोगों ने हरा दिया था। उनको लगे कि हमारे पास इतनी सारी आर्मी होने के बावजूद भी ब्रिटिश हमको हरा देते हैं। उनको इन्फीरियोरिटी मतलब उनको हीनता महसूस होती है। वहीं पे वो लोग जो है एक बहुत बड़ा सबक मतलब बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, और वो समझते हैं कि अब हमारे जो डिफेंडर होंगे, छोटे छोटे राजाओं के जो डिफेंडर बनेंगे, जो हमको रक्षा करेंगे, दूसरे राजाओं से हमारी रक्षा करेंगे, वो क्या होंगे, ब्रिटिश होंगे। और ब्रिटिश को अपना पूरा कर्ता धर्ता बना लेते हैं और उनके हाथ में अपनी पूरी बागडोर सौंप देते हैं। बैठे तो अपना रहते कठपुतली की तरह, मतलब बैठे हुए राजा कर रहे हैं, लेकिन जो ब्रिटिश बोलेंगे ये करना है, हमको इतना कर चाहिए, हमको इतना चीज़ रीजन चाहिए, मतलब सिर्फ क्या है कि वो सोच रहे हैं कि हमारे सब करता धरता ब्रिटिश हो गए हैं। क्योंकि वो अपना दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं, और ब्रिटिश अपना दिमाग लगा के भारत को खूब लूटते हैं, बहुत अत्याचार करते हैं। वो आप बच्चे कहीं ना कहीं मतलब सुने होंगे या कहीं कहीं मूवी में, कई सारी मूवी में देखे होंगे। अगर नहीं जानते तो मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ बताने वाला हूँ कैसे क्या चीज़ें हुई थी। तो क्या मोटिवेशन थॉट था बच्चों, उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े। उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े, चाहे खुद से ही लड़ना पड़े। ठीक है बच्चों, चलिए आज की क्लास को मैं स्टार्ट करता हूँ, और बिना किसी देरी की आज की क्लास को हम लोग यहाँ पे सेकंड कर्नेटिक वॉर को ख़त्म करेंगे। इसके बाद हम लोग थर्ड कर्नेटिक वॉर की ओर चलेंगे। तो सेकंड कर्नेटिक वॉर में क्या होता है बच्चों कि फ्रेंच
फर्स्ट कर्नेटिक वॉर जीत चुके होते हैं। अब क्या होता है बच्चों, यहाँ पे आप इमोजी देख रहे होंगे कि जब डुप्लेक्स फर्स्ट कर्नेटिक वॉर जीत चुका होता है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। आपने देखा होगा बच्चों, आपका कोई एग्ज़ाम निकल जाए, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए SSC CGL का आपका एग्ज़ाम प्री हुआ, मेंस हुआ, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया। उसी समय क्या हुआ, MTS का एग्ज़ाम आया, आप बोलेंगे अब तो हो ही जाएगा, ये निकल जाएगा ये, क्योंकि आपने वहाँ पे अच्छी प्रिपरेशन करी है, प्री मेंस निकाल के आपका अच्छी जगह में मतलब वहाँ पे आपको मेरिट में नाम आ गया, रैंक अच्छी है। अब MTS CSL के लिए आप सोचेंगे हो जाएगा, ये तो हो जाना है, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे हो जाएगा, मतलब अपनी ये नहीं कि नहीं करेंगे, थोड़ा सा करेंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस आपका हो गया, पॉजिटिविटी, सकारात्मक विचार आपके अंदर आ चुके हैं। अब क्या करेंगे आप, उस CSL का एग्ज़ाम निकाल देंगे, MTS का एग्ज़ाम निकाल देंगे, रेलवे आए वो निकाल दें, छोटे छोटे एग्ज़ाम जितने भी निकाल दिए। अब ये नहीं कि आप CGL में कॉन्फिडेंस आ गया, UPSC का सोच रहे हैं, अब नहीं कर रहे हैं, निकाल देंगे, बस नहीं निकल पाएगा। CGL निकाल लिए हैं तो आप जितने छोटे एग्ज़ाम हैं उनमें कॉन्फिडेंस आ गया, आप निकाल ले जाएंगे। अगर आपने UPSC निकाल दिया है तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो किसी भी स्टेट PCS एग्ज़ाम है, कोई भी एग्ज़ाम है, वो आपसे छूटा नहीं, क्योंकि वो एग्ज़ाम जो आपने निकाला सबसे बड़ा एग्ज़ाम आपने निकाल दिया। इसके बाद आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो एक नंबर होगा। आप एक किसी एग्ज़ाम में, मान लीजिए कोई ऐसा एग्ज़ाम है आप पढ़ के नहीं गए, तो आप तब भी वहाँ पे आप बराबर में रहेंगे, क्योंकि आप पहले तो पढ़े थे ना, पहले पढ़ के आपके पास नॉलेज जो था वो आपको पॉजिटिविटी का सकारात्मक जो संकेत देगा, सकारात्मकता विचार देगा, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो वैसे ही क्या हुआ, डुप्लेक्स का कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। कब, फर्स्ट कर्नेटिक वॉर बहुत बड़ा युद्ध था जीतने के बाद। कब से कब तक हुआ था, 1446 या 1746 या 1744 से ये आता है, और कब तक होता है, 1748 तक होता है। ठीक है, तो यहाँ से इसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, देख रहे हैं आप, खुश है डुप्लेक्स, बहुत खुश है भैया इस समय। और डुप्लेक्स, अब इसके दिमाग में एक पिक्चर आती है। कई बार होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए हमने छोटा एग्ज़ाम निकाला, मैं एक बात, ये पक्ष था मेरा, या आपने UPSC निकाला, छोटे एग्जाम निकालने कॉन्फिडेंस आप हो ही जाएगा। एक पक्ष ये है कि आपने CGL में मेंस, CGL में MEA आपको मिल गया, अच्छी रैंक 10 आई, आपकी 10 रैंक भी है, 10वीं रैंक आई, आपका कॉन्फिडेंस है कि अब अगला एग्जाम निकलेगा, चाहे जो भी एग्जाम हो। आपने स्टेट PCS का फॉर्म दिया, फॉर्म भरा, और फॉर्म भरने के बाद प्री दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू, सब कुछ हो गया, क्योंकि वहाँ से आपका दिमाग में अब विचार ये है कि हम कुछ और बड़ा करना चाहते हैं। अब UPSC PCS निकल के आप सोचते हैं कि ये UPSC दें, तो आप जो है आपके अंदर विचार बढ़ते जाते हैं कि और थोड़ा प्रोग्रेस करें। अगर, क्योंकि जो हमारा दिमाग है इसको स्टैटिक नहीं रहना चाहिए, इसको डायनेमिक रखना चाहिए, बढ़ाते रहो, मतलब एक संकुचित करके न रखो, इसको विस्तार करो, जितना आप विस्तार कर जाएंगे उतना ही। तो इसने क्या किया कि अब इसके दिमाग में एक मानसिकता बन गई कि अब मुझे क्या है, अपने मतलब अपने जो फ्रेंच आर्मी को है, फ्रेंच साम्राज्य को है, मतलब फ्रांस जो फर्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी आई है, इसको विस्तारित करना, पूरे भारत में अपने जो है कंपनियां खोलनी, पूरे भारत में अपने कब्जे में ले लेना है, क्योंकि उसको पता चल गया था सबसे ज़्यादा धन भारत में है और भारत को मुझे लूटना है, मुझे अपने कब्जे में करना है, ब्रिटिश को यहाँ से भगाना है। यहाँ से इसकी पिक्चर बनी एक्सपेंशन की, और ये इंटरफेरेंस करने लगा। जो रीजनल रूलर्स थे, प्रिंसेस थे, उनके छोटे छोटे मामलों पर, ठीक है, पॉलिटिकल मामला हो, चाहे सोशल मामला हो, चाहे रिलीजियस मामला हो, कोई भी मैटर रहता था, उस पे जाके लोग कूद पड़ते थे। कौन? डुप्लेक्स, ब्रिटिश, सॉरी फ्रेंच, उधर ब्रिटिश भी कूद पड़ते थे। तो क्या था, इंटरफेरेंस इन द इशू ऑफ द लोकल प्रिंसेस, जो लोकल प्रिंसेस के इशूज़ थे उन पे ये इंटरफेरेंस करते थे। कौन? डुप्लेक्स तो करता ही था, इसके बाद उधर ब्रिटिश भी कर लेते थे। अब क्या हुआ कि अब इन्होंने क्या किया कि अब चलो सबसे बड़ा रीजन क्या है, हैदराबाद पहुँचते हैं हम लोग, हैदराबाद। ठीक है बच्चों, इस समय तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, आंध्र प्रदेश की इस समय राजधानी अमरावती, नहीं सॉरी विशाखापट्टनम ऑफिशियली कर दिए गए। पहले 3 राजधानी थी, अमरावती, कावरती, विशाखापट्टनम, अब ऑफिशियली जो राजधानी हो गई विशाखापट्टनम हो चुकी है, वहाँ के CM ने अनाउंस कर दिया है। तो अब तेलंगाना, क्योंकि ये जो लास्ट 28वां राज्य है 2014 में बना, उसकी राजधानी हैदराबाद होगी। पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद थी, ये बात याद रखना आपको, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि हैदराबाद में पहुँचे भैया, वहाँ निज़ाम होते थे उस समय। क्या होते थे? निज़ाम। अब निज़ाम, उस समय निज़ाम उल मुल्क थे, मतलब उस समय निज़ाम उल, जो निज़ाम थे उसमें उनका नाम क्या था? निज़ाम उल मुल्क। उनकी किसी कारणवश से डेथ हो जाती है। अब डेथ हो गई, तब ये था कि किसको उत्तराधिकारी बनाया जाए। 2 बेटे थे उनके, 2 बेटे थे बच्चे, एक बेटे के 2 पुत्र थे, एक बेटा के कोई पुत्र नहीं था, तो 2 बेटे थे। तो 2 बेटों में क्या होता है बच्चे कि नासिर जंग जो रहता है उसका छोटा बेटा रहता है, मतलब इसका निज़ाम उल मुल्क का छोटा बेटा रहता है ये नासिर जंग, ठीक है। नासिर जंग मतलब इसका छोटा बेटा रहता है, छोटा बेटा। और ये जो मुजफ्फर जंग रहता है,
ये इसके बड़े बेटे का लड़का रहता है। इसका जो बड़ा बेटा होता है निजाम उल मुल्क का बड़े बेटे का, मतलब इसके भाई का, किसके, नासिर जंग के भाई का बेटा रहता है ये, बड़े बेटे का बेटा मुजफ्फर जंग। क्योंकि ये सोचता है कि मेरा बेटा बन जाएगा, सही रहेगा, मैं उस उम्र में नहीं हूँ, मैं मेरे से ज़्यादा मेरा बेटा जो है सही है। मुजफ्फर जंग और नासिर जंग अभी पहुँचते हैं चुप्पे से। मुजफ्फर जंग और इनको पता चल जाता है पॉलिटिकल इशू में ये लोग इंटरफेयर करने वाले हैं। मुजफ्फर जंग के पास पहुँचे और बोले कि तुम हमसे मिल जाओ, तुम हमसे मिल जाओ, हम तुमको प्रोटेक्ट करेंगे, हम तुमको बचाएंगे, हम तुमको राजा बना, हम तुमको निजाम बना देंगे। इन्होंने इनको सांत्वना दिया, इन्होंने इनको पावर दी। मतलब कहते नहीं जब सामने पीछे कोई खड़ा हो तो थोड़ा सा बल मिल जाता है, तो इनको बल मिल गया कि इनको पता चल ही गया था मुजफ्फर जंग को कि कहीं ना कहीं फ्रेंच ताकतवर हैं। इधर नासिर जंग के पास ब्रिटिश पहुंच जाते हैं तुरंत कि भैया हम तुमको बचाएंगे। उधर फ्रेंच उनकी हेल्प कर रहा है ना मुजफ्फर जंग की, हम तुमको, नासिर जंग उसको बोलते हैं कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। तो समझिए इनडायरेक्टली फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में युद्ध प्रारंभ हो चुका है। इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। देखिए आप, इसकी हेल्प कर रहे हैं, युद्ध स्टार्ट हो गया। दूसरी तरफ क्या होता है, कार्नेटिक रीजन रहता है। ठीक है, ये कार्नेटिक रीजन रहता है, ये हैदराबाद रीजन रहता है। दो रीजन हो गए, हैदराबाद हो गया और ये कार्नेटिक रीजन हो गया। अब क्या होता है बच्चे, कार्नेटिक रीजन में नवाब हुआ करते थे उस समय। अब नवाब दोस्त अली जो रहते हैं उनकी डेथ हो जाती है। नवाब दोस्त अली की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। उनके दो बेटे रहते हैं उस समय, चांद साहिब और अनवरुद्दीन। फर्स्ट फ्रेंच वार में हमने पढ़ा, अनवरुद्दीन के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो वहाँ पे अनवरुद्दीन जो रहते हैं बच्चे, एक मिनट, जहाँ पे अनवरुद्दीन रहते हैं, अब अनवरुद्दीन को क्या रहता है बच्चे, एक चीज़ दिमाग में आ जाती है, अब कौन इसमें से बनेगा। क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं इनके दिमाग में एक पिक्चर बन चुकी होती है कि यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो क्या करेगा, हमको जो है जिताएगा। ऐसे काम चलने वाला नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चे कि कर्नाटक रीजन में नवाब थे, नवाब दोस्त अली के दो बेटे चांद साहिब, अनवरुद्दीन। तो चांद साहिब की हेल्प कौन करता है, इधर से करता है फ्रेंच चांद साहिब की, इधर से अनवरुद्दीन की हेल्प करते हैं ब्रिटिश। ठीक है, चांद साहिब की हेल्प करते हैं फ्रेंच, याद रखें चांद, और इधर से अनवरुद्दीन की हेल्प करते हैं ब्रिटिश। तो यहाँ पे भी इनकी डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली युद्ध होने लगा इनके बीच में। देख रहे होंगे कि चांद साहिब फ्रेंच और यहाँ पे अनवरुद्दीन ब्रिटिश। अब क्या होता है बच्चे, बैटल ऑफ अंबोर होता है। बैटल ऑफ अंबूर होता है। बैटल ऑफ अंबूर पूछता है कई बार प्रश्न में, 1749 में बैटल ऑफ अंबूर होता है। क्या होता है, बैटल ऑफ अंबूर होता है। अब इसमें क्या होता है कि बैटल ऑफ अंबूर में क्या होता है कि अनवरुद्दीन वर्सेस फ्रेंच के बीच में होता है। फ्रेंच किसका सपोर्ट कर रहे हैं, चांद साहिब का सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अनवरुद्दीन और फ्रेंच के बीच में हुआ, इन्होंने क्या अनवरुद्दीन को दिया मार। किसने, फ्रेंच ने अनवरुद्दीन को दिया मार और चांद साहिब को क्या बना दिया, वहाँ का नवाब बना दिया। क्योंकि कर्नाटक रीजन में एक चल रही थी मनसा कि कौन बनेगा नवाब, कौन बनेगा नवाब। इधर से चांद साहिब फ्रेंच थोड़ा सा ताकतवर थे, ताकतवर क्या दिमाग था, अच्छी आर्मी थी इनके पास, और अनवरुद्दीन को पहले हरा भी चुके थे इसके पहले। और दूसरी बात, बैटल ऑफ अंबोर में भी इनको जो है हरा दिया अनवरुद्दीन को, और हराने के बाद मार भी दिया। क्योंकि इनको था चांद साहिब को नवाब बनाना था, कठपुतली बनाना था। अब चांद साहिब कठपुतली बन जाएंगे तो अब जो है कर्नाटक रीजन में हमारा वर्चस्व होगा। भैया इसको मार दिया। अनवरुद्दीन का एक बेटा रहता है मोहम्मद अली, अनवरुद्दीन का बेटा रहता है मोहम्मद अली अनवरुद्दीन का। इधर ब्रिटिश हेल्प नहीं कर पाते हैं, चुप्पे से जो है लड़ाई करके जो है मार देते हैं अनवरुद्दीन को। अब क्या होता है, अनवरुद्दीन के बेटे मोहम्मद अली को ये लोग तुरंत भगा देते हैं। कौन, ब्रिटिश, कि यार इसके बेटे को ना मार पाए, कल हमको काम आएगी बेटा। इसको भगा देते हैं और इसको ले जाके त्रिचनापल्ली में इसको बैठाल देते हैं। किसको, मोहम्मद अली जो कि अनवरुद्दीन का बेटा रहता है, उसको त्रिचनापल्ली में जाके बैठाल देते हैं। त्रिचनापल्ली एक रीजन है, ठीक है, वहीं पे पड़ता है कर्नाटक रीजन में त्रिचनापल्ली। वहाँ पर इसको बैठाल दिए मोहम्मद अली को। अब बोले तुम शांत रहो, अब हमारा इंतज़ार करो। इधर क्या हुआ, ब्रिटिश, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ब्रिटिश का वर्चस्व था त्रिचनापल्ली पर, यहाँ पे मोहम्मद अली को बैठाल दिया। अब मामला थोड़ा सा क्या हुआ, थोड़ा सा मामला गंभीर इसलिए दिख रहा था बच्चों, क्योंकि अब चीज़ समझ में आ रही थी इनको कि यार अब हमने जो है कर्नाटक रीजन में अपना वर्चस्व बना लिया है।
अब कार्नेटिक रीजन में वर्चस्व बना लिया है, तो अब वहाँ पे क्या हुआ कि हमने चांद साहिब को तो अपने कब्जे में कर लिया है, चांद साहिब हमारे कब्जे में है, कार्नेटिक रीजन हमारे कब्जे में है। अब फ्रेंच क्या हुआ था कि अब इनको था कि अब हैदराबाद वाले में चलते हैं। हैदराबाद में क्या था, निज़ाम उल मुल्क की डेथ हुई थी, मुजफ्फर जंग और नासिर जंग दोनों के बीच में युद्ध हो रहा है, मतलब एक तनाव चल रहा था। अब मुजफ्फर जंग की हेल्प कौन, फ्रेंच कर रहा था, उधर नासिर जंग कर रहा था ब्रिटिश की। अब इन दोनों में अभी तुरंत मूव करते हैं, इनकी सारी आर्मी कहती है हैदराबाद चलो, अब चलो हैदराबाद। अब वहाँ पे हैदराबाद में मारते चले किसको, नासिर जंग को मारते हैं। अभी हैदराबाद पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए बच्चे, हैदराबाद पहुँच गए। अब हैदराबाद जैसे पहुँचते ही, हैदराबाद में पहुँचते ही क्या करते हैं, मुजफ्फर जंग से मिलते हैं तुरंत, और मुजफ्फर जंग को क्या कर देते हैं, वहाँ पर जाके ये क्या कर देते हैं, नासिर जंग को मार देते हैं पहली बात तो, और मुजफ्फर जंग को वहाँ का क्या बना देते हैं, निज़ाम बना देते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर इन्होंने किल्ड कर दिया, यहाँ पे मार दिया इन्होंने, किसको मार दिया, नासिर जंग को। जाके इनकी आर्मी पूरी गई हैदराबाद, और हैदराबाद में जाके इन्होंने नासिर जंग को मार दिया। अब नासिर जंग मरता है, और इसके बाद मुजफ्फर जंग को वहाँ का क्या बना देते हैं, नवाब बना देते हैं, सॉरी निज़ाम बना देते हैं। हैदराबाद में उसको निज़ाम बना दिया। अब दोनों कार्नेटिक रीजन, हैदराबाद रीजन, दोनों किसके अंडर में आ गया, फ्रेंच के अंडर में आ गया। फ्रेंच बड़ा खुश होते हैं कि यार अब देखो क्या होता है। इधर जो है ब्रिटिश जो रहते हैं ये मार गुस्सा आ जाते हैं, मार क्या रहते हैं, गुस्सा हो जाते हैं कि भैया अब हमसे गुस्सा रहा नहीं जाता है। मार गुस्सा है कौन, ब्रिटिश। ठीक है, ब्रिटिश गुस्सा हो गए कि यार अब दोनों रीजन हमारे चले गए इनके हाथ से। अब यहीं पे क्या होता है, निज़ामुल मुल्क की क्या होती है, आपसी मतभेद चलती है, आपसी भिड़ंत की वजह से इसकी वहीं पे डेथ हो जाती है, हैदराबाद में ही आपसी भिड़ंत के चलते इसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। लोकल प्रिंसेस की ये मतलब युद्ध होता है लोकल प्रिंसेस से, किसका, मुजफ्फर जंग का। नासिर जंग जा चुका होता, मुजफ्फर जंग वहाँ का निज़ाम है। अब इससे आपस में लोकल प्रिंसेस से युद्ध होता है और ये मर जाता है हैदराबाद। अब क्या होता है कि वहाँ पर क्या होता है कि अब ये मर गया, कौन मर गया, अब यहाँ पे मुजफ्फर जंग मर चुका है। मुजफ्फर जंग के बच्चों मर जाता है तो उससे क्या होता है, अब इसको रहता है कि अब कौन बनेगा, तो वहाँ पे निज़ाम बनाया जाता है सलाबत जंग को, जो इसका बेटा रहता है मुजफ्फर जंग का, सलाबत जंग रहता है, उसको हैदराबाद का क्या बना दिया जाता है, निज़ाम बना दिया जाता है। क्योंकि जो मुजफ्फर जंग रहता है, मुजफ्फर जंग की मृत्यु हो चुकी होती है आपसी भिड़ंत की वजह से, आपसी रंजिश की वजह से। ठीक है, तो उसमें उसका फ्रेंच का कोई रोल नहीं रहता, ना ब्रिटिश का कोई रोल रहता है। उसके बाद सलाबत जंग आता है, सलाबत जंग उसका बेटा रहता है, उसको क्या बनाते हैं, वहाँ का निज़ाम बना देते हैं। अब क्या होता है, फ्रेंच के कंट्रोल में क्या है, कार्नेटिक रीजन भी इधर हो गया, इधर हैदराबाद रीजन हो गया। हैदराबाद कार्नेटिक दोनों रीजन कौन कंट्रोल कर रहा है, फ्रेंच कंट्रोल कर रहा है। अब इनको लगा कि अब हम तो कंट्रोल कर रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया कि तुरंत इन्होंने क्या किया, किसने, फ्रेंच। एक मिनट बच्चों थोड़ा रुकना, यहाँ पे थोड़ा इसको रेज कर दें, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ठीक है। एक मिनट बच्चों, हाँ तो बच्चों मैं क्या बता रहा था आपको कि यहाँ पर क्या होता है, अब फ्रेंच के कब्जे में, फ्रेंच दो रीजन हो गए पूरी तरह से, हैदराबाद और इधर हो गया कार्नेटिक, दो रीजन हो गए। अब फ्रेंच को लगता था कि यहाँ पर कोई एक अधिकारी को हम नियुक्त कर देते हैं, तो बुसी को बुलाते हैं। बुसी एक फ्रेंच अधिकारी होता है, फ्रेंच ऑफिसर होता है, इसको 7 साल के लिए, 7 ईयर्स के लिए डिप्लॉयड कर देते हैं यहाँ पे कहते हैं बुसी तो यहाँ 7 साल तक रुको। तो बुसी के हाथ में लोग कंट्रोल दे देते हैं 7 साल के लिए, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, अपना मिलिट्री सपोर्ट, फ्रेंच क्या कर देता है, अपने फोर्ट बनाता है, मिलिट्री सपोर्ट बनाता है नॉर्दर्न सिरकार्स पर, ठीक है ना। इसको क्या हो जाता है, अब फ्रेंच को नॉर्दर्न सिरकार, ये गिफ्ट मिलता है किसके, हैदराबाद इसको क्या कर देता है, गिफ्ट दे देता है, हैदराबाद इसको गिफ्ट करता है, किसको, नॉर्दर्न सरकार करता है। और यहाँ पे अपनी आर्मी लगा देता है नॉर्दर्न सरकार में, आर्मी, ठीक है।
फ्रेंच क्या कर देता है, अपनी आर्मी यहाँ पे नॉर्दर्न सरकार पे लगा देता है, क्योंकि हैदराबाद इसको क्या क्या दे चुका होता है, गिफ्ट। नॉर्दर्न सरकार इसके गिफ्ट के लिए गिफ्ट मिल चुका होता है हैदराबाद के द्वारा। कौन दे देता है, मिलिट्री सपोर्ट यहाँ पे इसने दे दिया होता है, क्योंकि 2 रीजन पे इसके मिलिट्री थे, तो हैदराबाद ने इसको क्या दिया, नॉर्दर्न सरकार दे दी किसको, फ्रेंच को, इन्होंने ले लिया। इधर जो है ब्रिटिश, इतना चीज़ इनको मिल चुकी है। अब ब्रिटिश का देखते हैं, ब्रिटिश गुस्सा है, इनका चेहरा देख लेते उस समय, तो गुस्से में तो बिल्कुल जो है बवाल लग रहा, ऐसा इनका चेहरा दिख रहा था, बिल्कुल ख़तरनाक वाला चेहरा, बिल्कुल ये ऐसा कि करके जो है लगता था कि जो है अब ये इनको गुस्सा आती है। और जब भी इनको गुस्सा आती थी, जब भी इनका मूड ख़राब होता था, जब भी हारते थे, तुरंत रॉबर्ट क्लाइव बुलवाते थे। रॉबर्ट क्लाइव, दिमाग का मसीहा, दिमाग का मसीहा नहीं, मतलब दिमाग बहुत था इसके पास, काफ़ी चतुर चालाक, लोमड़ी से कहते थे ठीक है। तो मसीहा को बुलाया, मतलब रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया ब्रिटिश रो रहे हैं, आइए महाराज जल्दी बजाइए। अब रॉबर्ट क्लाइव आते हैं, खटाखटाएँ, अब बोले कि ऐसी सी बात है। इन्होंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, हम बहुत जल्दी जो है इस पर कब्जा कर लेंगे, थोड़ा दिमाग रखो। इन्होंने बोला तुम्हारे पास कुछ बैकअप है, बोले हाँ, हमने त्रिचुरापल्ली में मोहम्मद अली को बैठा रखा है। किसका, अनवरुद्दीन के बेटे मोहम्मद अली को, याद रखना। त्रिचुरापल्ली पर कौन बैठा हुआ है, मोहम्मद अली बैठा हुआ है। बोले ठीक है, उसको बैठाए रखा है। तो अभी रॉबर्ट क्लाइव बोलते हैं उसको बैठाए रखो वहीं पे। ये दिमाग बनाता है, प्लान बनाता है, बोलता है प्लान ये है, जाओ आरकोट पर हमला कर दो। आरकोट जो रीजन रहता है, जीता रहता है डीआर, उसी पे मद्रास में आरकोट रीजन रहता है। बोलते हैं आरकोट के किले पर, जो फ्रेंच का एक किला है, वहाँ पर कब्जे कर दो, अभी आर्मी नहीं है। सोचते हैं ब्रिटिश के जो अफसर रहते हैं, यार ये पगला रहा है क्या, रॉबर्ट क्लाइव को हम सोचे थे यार बड़ा दिमागी है, ये बोलता है आरकोट पे हमला कर दो। आरकोट में क्या रखा है, कुछ रखा नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों बोल रहा है हमला कर दो जाके आरकोट पे। अब बोलता है ठीक है, आप बोल रहे हैं बड़े भैया। तो रॉबर्ट के कहने पर प्लान बनता है, और प्लान के अकॉर्डिंग ये लोग आरकोट पर हमला कर देते हैं। आरकोट पर क्या कर देते हैं, हमला कर देते हैं। और आरकोट को क्या कहते हैं, घेराबंदी। घेराबंदी सब सुने होगे, घेराबंदी, नाकाबंदी। तो घेराबंदी कर दिए, और 53 दिन तक लगातार ये 33 डेज। अब इधर फ्रेंच जो बैठे हुए हैं, मार खुशी के मारे, मार खुश हैं फ्रेंच। इनको पता चलता है कि ये आरकोट में ऐसा है क्या, आरकोट रीजन में ऐसा है क्या, जो 53 दिन से ये अंग्रेज वहाँ पे बंदी, ब्रिटिश लोग वहाँ पे घेराबंदी करके बैठे हुए हैं आरकोट रीजन में। ठीक है, तो अब इनका दिमाग ख़राब हुआ, यार आरकोट में ऐसा क्या है। इन्होंने, फ्रेंच ने कहा बहुत बड़ी बात है। फ्रेंच ने सारी आर्मी, हैदराबाद वगैरह सारा कुछ खटाखट कहाँ भेज दिया इन्होंने क्या कर दिया, तुरंत इन्होंने क्या कर दिया, वहाँ पे आरकोट में, सॉरी फ्रेंच ने अपनी आर्मी फुल पावर भेजा आरकोट, आर्मी को भेजा आरकोट, फ्रेंच ने भेज दिया आरकोट यहीं पे, ठीक है ना, सॉरी यहाँ भेज दिया। अब ये कमज़ोर, फ्रेंच हैदराबाद में थे उस समय, सॉरी कर्नाटक रीजन में थे, कर्नाटक रीजन में थे। ये कहाँ पे थे, कर्नाटक में। यहाँ पे चांद साहिब थे, ठीक है, अनवरुद्दीन को मार दिया गया था, मोहम्मद अली त्रिचुरापल्ली में बैठे हुए हैं, और चांद साहिब यहाँ पर राजा हैं। और ये पाते हैं मौका, बोलते हैं आक्रमण करो। कार्नेटिक रीजन में तुरंत अंग्रेज ये आक्रमण कर देते हैं। कहाँ पे, कार्नेटिक रीजन पर। और आते ही तुरंत इन्होंने चांद साहिब को ख़त्म किया। चांद साहिब, चांद को यारे, चांद साहिब ख़त्म। और कर्नेटिक रीजन पर, अब कार्नेटिक रीजन किसके अंडर में आ गया, ब्रिटिश के अंडर में आ गया, ब्रिटिश, ठीक। अब ब्रिटिश के अंडर में आ गया। ब्रिटिश ने यहाँ पे मोहम्मद अली को बैठाल दिया, बैठो तुम, आप राज करो। हमने कहा था ना, तुमसे प्रॉमिस किया था एक दिन तुमको कर्नाटक रीजन दे के रहेंगे। अब कर्नाटक रीजन तुम्हारा हुआ। बहुत खुश हुआ कौन, मोहम्मद अली, कि मेरे पिता का बदला ले लिया, चांद साहब को मार दिया। और यहाँ पर जो है इन्होंने मोहम्मद अली को क्या नवाब बना दिया, कर्नाटक रीजन का क्या बना दिया, नवाब बना दिया इसको। खूब खुश है बेटा, ये नवाब बना दिया, खुश है बच्चा ये। मोहम्मद अली खुश है,
अब इधर क्या होता है, जब पता चलता है फ्रेंच गवर्नमेंट को, फ्रांस गवर्नमेंट को पता चलता है, ये तुरंत कहते हैं अनऑफिशियली तुमने अटैक किया यहाँ पे, तुम आए बिना प्लान के, आर्कोड में पीछा करके आए, यहाँ पे हारे गए। तुरंत अनऑफिशियली क्या करते हैं, अब युद्ध को समाप्त करना है। और ये क्या कर रहे हैं, उसी समय डुप्लेक्स को बुला लेते हैं। गलती कर दी यहाँ पे, डुप्लेक्स को बोले तुम चलो फ्रांस चलो, वापस आओ फ्रांस उसको डुप्लेक्स को वापस बुलाते हैं। डुप्लेक्स गए भैया, डुप्लेक्स को बोले चलो तुम अब बाहर, आउट ऑफ इंडिया। बोले आउट ऑफ इंडिया। गुस्सा आया नहीं, गुस्सा आएगा क्यों, लेकिन नाक थोड़ा मुंह बन गया इसका, यार बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा, मेरा सपना बिगड़ जाएगा। समझाता कैसे, गवर्नमेंट का आदेश था, गवर्नमेंट के अंडर में काम करता था। अब क्या हुआ, ये वापस गया उधर, इसको गुडेहू को किसको भेज दिया गया। फिर इसके बाद फ्रेंच ने डुप्लेक्स को कॉल्ड बैक वापस बुलाया और उसी जगह में गोडेहू को फ्रेंच गवर्नर बना के भेज दिया। किसको भेज दिया था, गोडेहू को, इसकी जगह में किसको, गोडेहू, फ्रेंच गवर्नर। गोडेहू आते हैं, बहुत शांति स्वभाव के रहते हैं गोडेहू क्या रहते हैं, शांति स्वभाव के फ्रेंच गवर्नर रहते हैं, आते हैं और क्या बोलते हैं कि अब हमें शांति चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। सुन लो अंग्रेजों, सॉरी ब्रिटिश सुनो, ना हम तुम्हारे रीजन में हमला करेंगे ना तुम हमारे रीजन में हमला करोगे। मतलब हम पीसफुल शांति चाहते हैं, नॉट डिफरेंस ऑफ लोकल इशूज, नो डिफरेंस मतलब नो इंटरफियर ऑफ लोकल इशूज़। न तुम लोकल इशूज़ पे इंटरफियर करोगे न हम लोकल इशूज़ पर इंटरफियर करेंगे। ये इनके बीच में संधि होती है। कौन संधि होती है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण संधि है। संधि याद रखना है, पौंडीचेरी, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी होती है। ट्रीटी ऑफ क्या होती है, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी होती है। ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, ठीक है, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी होती है, याद रखना, इसको याद रखना प्रश्न में। कौन सी संधि होती है बच्चों, मैं इसको हटा देता हूँ। अब यहाँ पे ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी होती है, पौंडीचेरी, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी किसके किसके बीच में हुआ है, ब्रिटिश वर्सेस फ्रेंच। फ्रेंच में कौन, गुडेहू हैं, कौन है गुडेहू, फ्रेंच गवर्नर, ठीक है। इन्होंने कहा ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी करते हैं, नो डिफरेंस लोकल इशूज़ पे, नो डिफरेंस, नो इंटरफेरेंस लोकल इशूज़, ठीक है, नो इंटरफेरेंस ऑफ लोकल इशूज़। इससे क्या होता है, फ्रेंच ट्रीटी हो जाने से क्या होता है, पहले चैपल की संधि ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, इससे क्या होता है कि इन्होंने कहा कि नो इंटरफेरेंस होगा, नो इंटरफेरेंस ऑफ लोकल इशूज़, लोकल इश्यूज़ को लेके आप इंटरफेरेंस नहीं करोगे। लेकिन उस समय तो मान गए, ट्रीटी हो गई थी। तो अब करंट की उस समय पोजीशन क्या थी, ब्रिटिश के हाथ में क्या था और फ्रेंच के हाथ में क्या था। ब्रिटिश के हाथ में क्या था, ब्रिटिश के हाथ में उस समय था कार्नेटिक रीजन, और फ्रेंच के हाथ में हैदराबाद था। ये उस समय पोजीशन थी कि कार्नेटिक रीजन था ब्रिटिश के हाथ में, और लास्ट में जो उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर ओवर हुआ था तो फ्रेंच रीजन था हैदराबाद में। दोनों के युद्ध के बीच में ट्रीटी के द्वारा युद्ध क्या हुआ था, समाप्त हो गया था। तो ये याद रखना कि फ्रेंच के बीच में हैदराबाद रहता है और ब्रिटिश के बीच में कार्नेटिक रीजन रहता है। यहाँ पे युद्ध ओवर होता है, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, ये दिमाग में आपको रखना पड़ेगा। चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट सारी क्लियर रहें। थर्ड वर्ल्ड वार होगा क्योंकि यहाँ पे इनके दिमाग में एक मानसिकता आ जाती है, अब हमको थर्ड वार इसलिए ख़त्म करना है कि ऑफिशियली उनको वहाँ से परमिशन मिल जाती है कि ब्रिटिश को अब हटा दो, क्या कर दो, ब्रिटिश को हटा दो। लेकिन ये ऑफिशियली नहीं मिलती, मतलब ऑफिशियली एक प्रकार से नहीं कर सकते हैं। एक प्रकार से क्या होता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर में क्या हो, 7 वर्षीय वॉर स्टार्ट होता है, कहाँ पे, यूरोप में, इंग्लैंड, मतलब 7 वहाँ पे इंग्लैंड और फ्रेंच के बीच में। अब उसका प्रभाव भारत में देखने को मिलता है, भारत में भी इंग्लैंड और फ्रेंच के बीच में तनाव चलने लगता है क्योंकि वहाँ पे 7 वर्षीय युद्ध थर्ड वर्ल्ड वॉर में स्टार्ट हो चुका होता है। इधर क्या हुआ होता है, अब इनके दिमाग में आता है कि अब हमको जो है इसका इफेक्ट भारत पड़ा है। अब इन्होंने कहा कि हमको रिमूव करना है, ब्रिटिश को भारत से रिमूव करना है। इनके दिमाग में आता है, ये तुरंत को जो है तबाही के मसीहा को बुला लेते हैं।
अब तबाही का मसीहा क्या है बच्चों, ये थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा सस्पेंस का विषय है। पार्ट 3 आएगा इसका, उसमें हम लोग बताएंगे तबाही का मसीहा कौन था जो भारत में आता है फ्रेंच की तरफ से। आते ही फोर्ट ऑफ सेंट डेविड जो तमिलनाडु में होता है, फोर्ट ऑफ सेंट डेविड, ठीक है ना, फोर्ट ऑफ सेंट डेविड पर हमला करता है और तमिलनाडु की उस फोर्ट को कब्जा कर लेता है जो अंग्रेज़ों का रहता है, और मद्रास पर भी कब्जा करता है। लेकिन क्या होता है, अगर आपको जानना है तो हमारी 3rd क्लास का इंतजार करिए। कर्नाटक रीजन का 1st, 2nd, 3rd बड़ी क्लास नहीं करती हमारी, 30-35 मिनट की क्लास है बच्चों। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, आपको पसंद आती है, तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर नए हैं अपने दोस्तों को भी बताइए कि यहाँ पे आके जुड़िए हमसे, हम आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट देंगे, अच्छी से अच्छी चीज़ें बताएंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।